साइकन में कंकाल तंत्र। साइकन में कैलकेरियाई कंटिकाओं का कंकाल पाया जाता है। यह मेसेनकाइम में धसी रहती है तथा जंतु को आलंबन प्रदान करती है। इनका निर्माण कैल्कोब्लास्ट से होता है। कंटिकाएं दो प्रकार की होती है, एकाक्षीय कंटिकाएं और समचतुररीय कंटिकाएं। एकाक्षीय कंटिकाएं अर्थात मोनोएक्सोनल स्पिक्यूल्स। जब एक अक्ष पर वृद्धि द्वारा कंटिका का निर्माण होता है तो इसे एकाक्षी कंटिका कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक एरीय एकाक्षी कंटिका। इस प्रकार की कंटिकाओं में सिर्फ एक दिशा में वृद्धि होती है तथा ये सुई के समान होती है। द्विएरीय एकाक्षी कंटिका, इस प्रकार की कंटिकाओं में दो दिशाओं में वृद्धि होती है और यह छड़ के समान या वक्रीय दिखाई देती हैं। समचतुरैरीय कंटिकाएं, चार किरणों वाली जो कंटिकाएं होती है उनको समचतुरैरीय कंटिकाएं कहते हैं। जब चारों किरणें उपस्थित होती है तो इसे समचतुरैरीय कंटिकाएं कहेंगे, और चार के स्थान पर अगर तीन भुजाएं पाई जाए तो इसे हम लोग त्रिएरीय कंटिकाएं कहते हैं। कंटिकाओं का निर्माण, साइकन में कैलकेरियाई कंटिकाएं पाई जाती है। इनका निर्माण कैल्कोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। एकाक्षीय कंटिका के निर्माण में दो स्क्लेरोसाइट्स कोशिकाएं भाग लेती हैं तथा इन दोनों स्क्लेरोसाइट्स का निर्माण एक स्क्लेरोब्लास्ट से होता है। बाहर की ओर पाई जाने वाली कोशिका को थिकर सेल कहते हैं, प्रगाढ़ कोशिका कहते हैं, तथा भीतर वाली कोशिका को फाउंडर सेल कहते हैं, संस्थापक कोशिका कहते हैं। त्रिएरी कंटिकाओं का निर्माण तीन स्क्लेरोब्लास्ट से होता है और ये कोशिकाएं विभाजित होकर 6 स्क्लेरोसाइट्स का एक समूह बनाती है और प्रत्येक किरण का निर्माण एकाक्षी कंटिका के समान ही होता है। चतुरैरीय कंटिकाओं के निर्माण में 4 स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं भाग लेती है। पोषण, साइकन एक फिल्टर फीडर प्राणी है जो जलधारा के साथ आए भोजन कणों को ग्रहण करता है। भोजन कण ओस्टिया से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। जब भोजन कणों को जलधारा एरिय नाल में पहुंचाती है तो कोइनोडर्म की कीप कोशिकाओं की कॉलर के साथ में भोजन कण चिपक जाते हैं तथा कॉलर से कोशिका भक्षण द्वारा भोजन कणों को ग्रहण कर लिया जाता है। कीप कोशिकाओं में खाद्यदानी का निर्माण होता है तथा भोजन का अंतः कोशिकीय पाचन हो जाता है। कीप कोशिकाओं में भोजन का आंशिक पाचन होता है। खाद्यदानी में पहले अम्लीय तथा बाद में क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। आंशिक रूप से पचित भोजन मेसेनकाइम में उपस्थित अमीबीय कोशिकाओं को स्थानांतरित हो जाता है तथा इन अमीबीय कोशिकाओं में पूर्ण पाचन होता है। अमीबीय कोशिकाएं भ्रमणशील होती है तथा पचित भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में वितरित कर देती है। कुछ विशेष प्रकार की अमीबोसाइट्स के द्वारा भोजन का संग्रहण भी किया जाता है जिनको थीजोसाइट्स कहते हैं। श्वसन, साइकन में श्वसन के लिए कोई विशेष रचनाएं नहीं होती है। अंतर्वाही जल से विसरण द्वारा O2 ग्रहण कर ली जाती है तथा बहिर्वाही जल में CO2 का त्याग कर दिया जाता है और अमीबीय कोशिकाएं O2 के वितरण में सहायता करती है, अर्थात ऑक्सीजन के वितरण का कार्य करती है। उत्सर्जन, साइकन मुख्यतः अमोनिया का त्याग करता है, अर्थात ये एक प्रकार का अमोनोटेलिक प्राणी है जिसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष रचनाएं नहीं पाई जाती है। बहिर्वाही जल के साथ अमोनिया का त्याग कर दिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ अमीबोसाइट्स उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करके उनका त्याग बहिर्वाही जल के साथ कर देती है। तंत्रिका तंत्र एवं व्यवहार, साइकन में संवेदी कोशिकाएं एवं तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित रहती है जिसके कारण यह संगठित रूप से किसी उद्दीपन के प्रति व्यवहार प्रकट नहीं कर पाता है। प्रत्येक कोशिका अपने स्तर पर संवेदी होती है तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि साइकन को जल के बाहर निकाल दिया जाए तो इसका शरीर संकुचित होकर सिकुड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों जैसे ओफुजेट के अनुसार कोलेनोसाइट्स कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं के समान कार्य करती है तथा ये कोशिकाएं कोइनोसाइट्स को पिनेकोसाइट से जोड़ती है।
गतियां, साइकन में चलन अंग अनुपस्थित रहते हैं और इसमें केवल संकुंचन गति पाई जाती है। जनन, साइकन में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक जनन। साइकन में अलैंगिक जनन निम्न दो विधियों द्वारा होता है। पहला है मुकुलन अर्थात बडिंग और दूसरा है पुनरुद्भवन अर्थात रीजेनरेशन। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पैतृक साइकन के आधार भाग से उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, बड कहते हैं। मुकुल जब वृद्धि करके बड़ी हो जाती है तो उसके स्वतंत्र सिरे पर ओस्कुलम का निर्माण हो जाता है। यदि यह मुकुल पैतृक के साथ जुड़ी रहती है तो कॉलोनी का निर्माण करती है और पैतृक से अगर पृथक हो जाए तो नए जंतु का निर्माण करती है। पुनरुद्भवन, स्पंजों में पुनरुद्भवन की अधिक क्षमता पाई जाती है। यदि साइकन को अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेशन के द्वारा नई साइकन का निर्माण करता है। लैंगिक जनन, साइकन एक उभयलिंगी प्राणी है जिसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती, स्त्री पूर्वता दशा पाई जाती है, इसलिए इसमें परनिषेचन पाया जाता है। साइकन में गोनेट्स नहीं पाए जाते हैं। मेजेनकाइम में उपस्थित आर्कियोसाइट्स के द्वारा ही शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन, आर्कियोसाइट्स द्वारा शुक्र जनन से शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। आर्कियोसाइट्स प्रारंभ में स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है जिनसे स्पर्मेटिड बनते हैं तथा स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण होता है। गेटनबाई के अनुसार कोइनोसाइट्स के द्वारा भी शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडजनन, अंडाणुओं का निर्माण भी आर्कियोसाइट्स के द्वारा होता है। ये कोशिकाएं अंडजनन द्वारा अंडाणु का निर्माण करती है। जो आर्कियोसाइट्स अंडजनन में भाग लेती है oogonia कहलाती है। oogonia से प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है तथा ये oocyte विशेष प्रकार की कोइनोसाइट्स द्वारा भोजन ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती है। इन कोइनोसाइट्स को नर्स कोशिकाएं कहते हैं। अब परिपक्व विभाजन द्वारा प्राथमिक oocyte से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये अंडाणु एरियनाल की भित्ति में मेजेनकाइम में धंस जाते हैं तथा निषेचन की प्रतीक्षा करते हैं। निषेचन, साइकन में प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, इसलिए इसमें पर निषेचन पाया जाता है। साइकन में अंतर निषेचन पाया जाता है। एक साइकन द्वारा त्यागे गए शुक्राणु जल धारा के साथ दूसरे साइकन में प्रवेश करके एरियनाल तक पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम शुक्राणु परिपक्व अंडाणु के साथ पास स्थित कोइनोसाइट में प्रवेश कर जाता है। उसके पश्चात उस कोइनोसाइट द्वारा कोलर एवं कसाब का विलोपन कर दिया जाता है। इस कोशिका को वाहक कोशिका कहते हैं, कैरियर सेल कहते हैं। वाहक कोशिका अमीबा कोशिका की तरह दिखाई देने लगती है तथा यह अमीबीय गति द्वारा oocyte के संपर्क में आ जाती है। संपर्क वाले स्थान पर अंडाणु में एक गर्त बन जाता है तथा शुक्राणु की पूंछ लुप्त हो जाती है। शुक्राणु के शीर्ष को एक कैप्सूल घेर लेता है तथा यह संपुट अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तथा वाहक कोशिका उस स्थान से दूर हट जाती है। लेकिन गेटनबाई के अनुसार वाहक कोशिका अंडाणु के साथ जुड़ती है। परिवर्धन, साइकन में प्रारंभिक परिवर्धन तथा उसकी एम्फीब्लास्टुला अवस्था तक का परिवर्धन मैटरनल साइकन की मेजेनकाइम में होता है, मात्रक साइकन की मेजेनकाइम में होता है। साइकन में पूर्णभंजी एवं समान विदलन पाया जाता है। प्रथम 3 विभाजन ऊर्ध्वाधर होते हैं, वर्टिकल होते हैं, परिणाम स्वरूप 8 कोरकखंड बनते हैं। चौथा विदलन क्षैतिज होता है, अनुप्रस्थ होता है, जिसके कारण 16 कोरकखंडों का निर्माण होता है। ये कोरखंड 2 प्रकार के होते हैं तथा 2 सोपानों में व्यवस्थित रहते हैं। ऊपरी 8 कोरखंड छोटे होते हैं जिनको माइक्रोमियर्स कहते हैं तथा नीचे के सोपान के 8 कोरखंड बड़े होते हैं जिनको मैक्रोमियर्स कहते हैं। माइक्रोमियर्स भविष्य में कोइनोसाइट्स को निर्माण करते हैं जबकि मैक्रोमियर्स पिनेकोसाइट्स का निर्माण करते हैं। माइक्रोमियर्स में तेजी से विभाजन होता है तथा इनकी भीतरी सतह से कसाब उद्गमित हो जाते हैं, जबकि मैक्रोमियर्स गोल एवं दानेदार हो जाते हैं।
दोनों प्रकार के कोरखंडों के बीच एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं तथा इस अवस्था में भ्रूण स्ट्रोमोब्लास्टुला कहलाता है। अर्थात साइकन की ब्लास्टुला अवस्था स्ट्रोमोब्लास्टुला कहलाती है। इस अवस्था में केवल माइक्रोमियर्स में विभाजन होता है। इनकी संख्या में अधिक वृद्धि हो जाती है तथा भीतरी सतह से कसाब उद्गमित हो जाते हैं जो ब्लास्टोसील की ओर विन्यासित रहते हैं। मैक्रोमियर्स की ओर एक मुख का निर्माण हो जाता है जिसे यह भोजन पदार्थ ग्रहण कर सकता है। एम्फीब्लास्टुला। स्टोमोब्लास्टुला से एम्फीब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात उसे एक पोषक स्तर घेर लेता है जो मात्रक कोइनोसाइट्स द्वारा बनता है तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद स्टोमोब्लास्टुला के मुख से अंदर का भाग उलटकर बाहर आ जाता है। यह क्रिया इन्वेजिनेशन कहलाती है जिसके कारण कसाब बाहर की ओर आ जाते हैं तथा ये कसाब एम्फीब्लास्टुला लार्वा के आधे भाग में पाए जाते हैं। लार्वा बनने के बाद ये मात्रक मीजेनकाइम को छोड़कर जलधारा के साथ बाहर आकर स्वतंत्रता पूर्वक तैरता है। गैस्टुला भवन अर्थात गैस्टुलेशन। एम्फीब्लास्टुला कुछ समय तक स्वतंत्रता पूर्वक तैरता रहता है। इसके बाद इसमें गैस्टुलेशन शुरू हो जाता है। इस दौरान कसाबित भाग अंतर्वलित होने लगता है तथा मैक्रोमियर्स में विभाजन तेज हो जाता है तथा वो भ्रूण को चारों ओर से घेर लेते हैं। अंतर्वलन के स्थान पर बनने वाला छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है। इस प्रकार से दो स्तरों वाला गैस्टुला बन जाता है। कायांतरण। गैस्टुला ब्लास्टोपोर से किसी आधार से चिपक जाता है। इसके पश्चात भ्रूण की लंबाई में दीर्घीकरण होता है जिसके कारण एक बेलनाकार रचना का निर्माण होता है। इसके अग्रसिरे पर ओस्कुलम का निर्माण हो जाता है तथा शरीर पर अनेक ओस्टिया बन जाते हैं। अकसाबित कोशिकाओं द्वारा पिनेकोडर्म का निर्माण होता है तथा कसाबित कोशिकाओं के द्वारा कोइनोडर्म का निर्माण होता है। दोनों स्तर मिलकर मीजेनकाइम तथा इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं बनाते हैं। इस अवस्था को ओलिंथस अवस्था कहते हैं जिसकी रचना एस्कन स्पंज के समान होती है। अब इसकी देहभित्ति में अंतर्वलन एवं बहिर्वलन द्वारा अंतर्वाही नाले एरिय नालों का निर्माण होता है तथा इस प्रकार वयस्क साइकन का निर्माण हो जाता है। थैंक यू।